हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रदीप्ति चैप्टर पढ़ेंगे। प्रदीप्ति क्या है, प्रदीप्ति को बहुत अच्छे से जानेंगे। प्रदीप्ति बेसिकली एक प्रकाश या चमक है। जैसे कोई सतह है, जैसे कोई प्रकाश का स्रोत किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है, किसी स्रोत से किसी सतह पर प्रकाश पड़ता है और फलस्वरूप उस सतह से कम आवृत्ति में प्रकाश उत्सर्जित होती है। इसी क्रिया को हम प्रदीप्ति कहते हैं। और प्रदीप्ति पदार्थ इसी जिस पदार्थ से बना होता है उस पदार्थ को हम प्रदीप्ति पदार्थ कहते हैं। इंट्रोडक्शन है। प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ जो अपनी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश को अवशोषित करके अपेक्षाकृत कम आवृत्ति का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, प्रदीप्ति पदार्थ कहलाते हैं। तथा प्रकाश उत्सर्जन की यह घटना प्रदीप्ति कहलाती है, इंग्लिश में इल्यूमिनेशन कहलाती है। यह उत्सर्जन केवल तब तक ही होता है कि जब तक हम उन पदार्थों पर प्रकाश डालते रहते हैं। प्रदीप्ति को समझने के लिए प्रकाश के विषय में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि प्रदीप्ति किसी सतह पर प्रकाश के टकराने का ही प्रतिफल है। यानी कि अगर कोई प्रकाश किसी सतह पर टकराएगा तो उस सतह से, जैसे हम ज़्यादा मात्रा में प्रकाश टकराएंगे तो उस सतह से कम मात्रा में प्रकाश उत्सर्जित होगी। इसी क्रिया को हम प्रदीप्ति कहते हैं। तो प्रकाश क्या होती है, चलिए जानते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों को वस्तुओं का बोध कराती है। यानी अगर प्रकाश ना हो तो हम वस्तुओं को नहीं देख सकते, अर्थात उन्हें देखने में सहायता प्रदान करती है। जब किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं और उसे परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचती हैं तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वह हमें श्वेत रंग का दिखाई देता है। क्यों? श्वेत का प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का सम्मिश्रण होता है। ये रंग प्रायः बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होते हैं। श्वेत प्रकाश के इन 7 रंगों को विब गियोर के नाम से जाना जाता है, जो कि वी हमारा नीचे रहता है यानी वॉयलेट एंड रेड ऊपर रहता है। यानी सबसे कम तरंग दैर्घ्य वी की और सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य रेड की। प्रकाश का स्वरूप देखते हैं। प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में गमन करती है। अब आप बोलोगे किस रूप में? प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में गमन करती हैं। प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है तथा इनकी तरंग दैर्घ्य 380 × 10⁻⁹ मीटर से 760 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है। प्रकाश किरणों में उपस्थित विभिन्न रंगों की विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से बैगनी रंग के प्रकाश की किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम अर्थात 380 × 10⁹ मीटर से 435 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है और इससे कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों को हम परावैगनी तरंग कहते हैं या यूवी रेस कहते हैं। मतलब कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली रंग बैगनी रंग की होती है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य, और उससे भी कम अगर तरंगदैर्घ्य रहा तो परावैगनी किरण कहेंगे। इसके विपरीत लाल रंग की प्रकाश किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अर्थात 625 × 10⁻⁹ मीटर से 740 × 10⁻⁹ मीटर तक होती है। तदनुसार इनकी आवृत्ति निम्न होती है, यानी कि जिनकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी उनकी आवृत्ति सबसे कम होगी। और इससे अधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों को अवरक्त तरंग या इंफ्रारेड तरंग कहते हैं। यानी कि बैगनी रंग के तरंगदैर्घ्य से नीचे तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को पराबैगनी कहेंगे और लाल रंग के तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली तरंगों को अवरक्त किरणें कहेंगे। इस प्रकार भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश किरणों का रंग भिन्न भिन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मीय एवं प्रकाश विकिरण, हीट एंड लाइट रेडिएशन। कोई भी विद्युत ऊष्मक तंतु जब 900 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म हो जाता है
तो वह ऊष्मीय तरंगों के साथ साथ प्रकाश किरणें भी उत्सर्जन करने लगता है, जबकि 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने से पूर्व वह केवल ऊष्मीय किरणें ही उत्सर्जित करता है। यानी कि जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी गर्म होता है तो हम पानी को क्या बोलेंगे कि वह ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, लेकिन जब प्रकाश या कोई भी चीज़ या ऊष्मक तंतु जब 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होने हो जाएगा तो उसमें से ऊष्मा के साथ साथ प्रकाश भी निकलने लगेगा। अतः ऊष्मक तंतु बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। निम्न होगा तो वह जल्दी गल जाएगा। तो प्रकाश कैसे होगा? 900 डिग्री से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि 900 डिग्री बाद ही वह प्रकाश देगा। प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा से पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। इसे ई से दर्शाया जाता है, यानी कि एफ क्या हुआ? प्रकाशित तल के इकाई क्षेत्रफल पर तल की लंबवत दिशा में पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को उस तल की प्रदीप्ति कहते हैं। इसे ई से दर्शाया जाता है। जैसे कोई तल है उस तल के लंबवत कोई प्रकाश पड़ रहा है। इस प्रकाश का क्या है? कोई एक रेखा तो है नहीं, ये प्रकाश एक तरह का पुंज है, या हम कह सकते हैं जैसे विद्युत चुंबक में फ्लक्स होता है रेखाओं का, वैसे ही प्रकाश का ये फ्लक्स है। प्रकाश को हम प्रदीप्ति भी कहते हैं। हमने पढ़ा कि प्रदीप्ति क्या है। ये प्रदीप्ति फ्लक्स के रूप में हम इसको जान सकते हैं। तो जब कोई प्रदीप्ति फ्लक्स किसी क्षेत्रफल पर यानी किसी सतह पर, इस सतह का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, इस पर पड़ता है यानी नीचे क्षेत्रफल है, और ऊपर यफ यानी प्रदीप्ति फ्लक्स है। यफ यानी प्रदीप्ति फ्लक्स है। तो प्रदीप्ति फ्लक्स किसी क्षेत्रफल पर पड़ता है तो उसे हम प्रदीप्ति कहते हैं। ई मतलब प्रदीप्ति जिसका मात्रक लक्स होता है, एफ मतलब प्रदीप्ति फ्लक्स जिसका मात्रक ल्यूमेन में होता है, और ए तल का क्षेत्रफल होगा जो वर्ग मीटर में होगा। चूंकि 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, अब देखिए प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है तो यहाँ पे ल्यूमेन इसका मात्रक हो जाएगा, और ए यानी क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में होता है तो ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। तो यानी कुल मिला के ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। और ई यानी प्रदीप्ति जो कि लक्स में है, तो 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे हम मीटर कैंडल भी कहते हैं। टिप्पणी पहला, किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्ति नापने का एक अन्य मात्रक मिलीफोट भी है। मिलीफोट क्या है? 1 मिलीफोट बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी हम 1 लक्स बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं, और 1 मिलीफोट बराबर 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो दूसरा मात्रक क्या हो गया प्रकाशित तल की प्रदीप्ति मापने के लिए? 1 मिलीफोट। प्रकाशित तल की प्रदीप्ति नापने का एक अन्य मात्रक फुट कैंडल भी है। अब देखिए मिलीफोट और लक्स और फुट कैंडल ये तीनों ही हमारे प्रकाश प्रदीप्ति को मापने के मात्रक हैं। 1 फुट कैंडल बराबर 1 कैंडला पावर यानी 1 कैंडला शक्ति बटे फुट स्क्वायर। अब देखिए कैंडला शक्ति क्या है? कैंडला शक्ति तो वही प्रदीप्ति फ्लक्स ऊपर जो था वही चीज़ है, बस इसका मात्रक चेंज हो गया। CGS FPS है ना, MKS वही वाले सब चेंज हुए हैं। किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्ति नापने के लिए प्रकाश मापी नामक यंत्र प्रयोग किया जाता है। यह फोटोडायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है। फोटो मतलब प्रकाश, फोटोडायोड
तो फोटोडायोड पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रकाशमापी, प्रकाश को मापने के लिए, प्रकाशित तल की प्रदीप्ति नापने के लिए प्रकाशमापी नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रदीप्ति को भली भांति समझने के लिए उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, कारक, नियम एवं प्रदीप्ति व्यवस्था का ज्ञान होना आवश्यक है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। चलिए जानते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स क्या है? प्रदीप्ति से संबंधित शब्दावली जो हैं बहुत सारी हैं। सबसे पहले हम प्रदीप्ति फ्लक्स कहेंगे। प्रदीप्ति फ्लक्स का एक दूसरा नाम प्रदीप्ति पुंज है, यानी कि जैसे कोई प्रकाश निकल रहा है, जैसे इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, तो इस प्रकाश के समूह को हम प्रदीप्ति फ्लक्स कहेंगे। यानी कि प्रदीप्ति फ्लक्स ये एक तरह का पुंज है, तो प्रदीप्ति पुंज भी कहेंगे। प्रदीप्ति फ्लक्स किसी प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित होने वाली प्रकाश किरणों की कुल मात्रा प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। कोई प्रकाश है, प्रकाश निकल रही है, ठीक, उसकी कुल मात्रा, उसका कुल समूह प्रकाश का प्रदीप्ति फ्लक्स कहलाती है। इसे एफ या फाई से दर्शाया जाता है और इसका मात्रक ल्यूमेन होता है। हमने ऊपर पढ़ा, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। अच्छा, ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन एक मानक मोमबत्ती से एक ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा एक ल्यूमेन कहलाती है। यह प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई है। प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई ल्यूमेन हमने पढ़ लिया, लेकिन ल्यूमेन है क्या उसको समझते हैं। जैसे कोई ठोस कोण है, ठोस कोण किस तरह का होता है हम जानते हैं। ठोस कोण जिसके ऐसे होता है, यहाँ से ये चीज़ पूरा इसके केंद्र से ये चीज़ पूरा, ये होता है ठोस कोण, ठीक। ठोस कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाली प्रकाश की कुल मात्रा, यानी इस ठोस कोण से जो प्रकाश निकल रही है ये पूरा, इसी को हम लूमेन कहेंगे। लूमेन यही होता है, ठीक। एक ठोस कोण से एक लूमेन, यह प्रदीप्ति फ्लक्स की एसआई इकाई है। चलिए जानते हैं ठोस कोण क्या होता है। ठोस कोण को हम सॉलिड एंगल भी बोलते हैं। किसी खोखले गोले के इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। इसे म्यू से दर्शाया जाता है। चलिए जानते हैं थोड़ा एग्जाम्पल से। जैसे कोई ठोस कोण, अभी हमने जाना ठोस कोण, मैंने बताया ये भी क्या है, इसको थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। ठोस कोण बोल रहा है किसी खोखले गोले, ये मान लीजिए हमारा खोखला गोला है, इसके इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल से, इसके इकाई क्षेत्रफल वाले वक्र तल, यानी ये जो अंदर का चीज़ है पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा राउंड राउंड, उसके केंद्र पर बना आयतनात्मक कोण, यानी कि ये चीज़ पूरा उसके केंद्र पर बना, ये केंद्र पूरा यहाँ से यहाँ तक केंद्र ही रहेगा उसका वक्र का। उस आयतनात्मक कोण, आयतनात्मक आयत, ये कोई विशेष गोला तो है नहीं, एक तरह यहाँ से आयत की तरह हो जाएगा, तो आयतनात्मक कोण ठोस कोण कहलाता है। यानी कि ये विशेष ये वाला बस नहीं है, ये पूरा ठोस कोण कहलाएगा। एक ठोस कोण बराबर क्या होता है? गोले के वक्र तल का क्षेत्रफल। गोले का वक्र तल का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। 4πr² बटे गोले का अर्धव्यास का स्क्वायर, यानी आर का स्क्वायर। अर्धव्यास यानी त्रिज्या, तो त्रिज्या का स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो 4π आएगा, यानी एक ठोस कोण का मान क्या होता है? 4π होता है। एक ठोस कोण का मान क्या होता है? 4π होता है। ठोस कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। एक ठोस कोण बराबर क्या होता है? 4π। ठोस कोण को स्टेरेडियन में नापा जाता है। ठोस कोण या घन कोण अधिकतम मान 4π स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण या घन कोण का अधिकतम मान 4π स्टेरेडियन होता है। टिप्पणी: 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर पर जलने वाली मोमबत्ती मानक मोमबत्ती कहलाती है। मानक मोमबत्ती क्या है? मानक मोमबत्ती 7.776 ग्राम प्रति घंटे की दर से जलने वाली मोमबत्ती है। इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा।
प्रकाश की तीव्रता क्या है? चलिए प्रकाश की तीव्रता पढ़ते हैं। प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या प्रदीप्ति तीव्रता। प्रकाश को हम ज्योति भी कहते हैं, तो ज्योति की तीव्रता या प्रकाश की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता सभी एक ही है। प्रदीप्ति तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता सामान्यतः प्रकाश की चमक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चमक जितनी अधिक होगी उसकी तीव्रता भी उतनी अधिक होगी। किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता कहलाता है। इसे आई से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्रक कैंडेला होता है। चलिए समझते हैं इसको। जैसे बोल रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत हमारा मोमबत्ती है, मोमबत्ती से कई दिशा में प्रकाश निकलता है, तो किसी विशेष दिशा की प्रकाश को हमको लेना है। थोड़ा रुकिए। मान लीजिए हम इस दिशा में एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण यानी कि सिर्फ एक इकाई का ठोस कोण। मान लीजिए हम ठोस कोण बना लेते हैं, ठोस कोण ये है। अब इसमें से गुजरने वाला सिर्फ एक इकाई यानी प्रति इकाई सिर्फ एक इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज यानी प्रदीप्ति पुंज क्या? प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति पुंज क्या? प्रदीप्ति फ्लक्स। यानी ये पूरा चीज जो इससे अंदर से पूरा ये चीज प्रकाश ऐसे आएगा बाहर, इसी को हम प्रदीप्ति तीव्रता कहेंगे। इसे किससे दर्शाया जाता है? आई से दर्शाया जाता है तथा इसका मात्रक कैंडेला होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, तो ज्योति तीव्रता, प्रकाश तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता सब एक ही तो है, तो इसका मात्रक भी कैंडेला होगा। एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ये क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारा ये प्रदीप्ति फ्लक्स इसके क्या बोल रहा है? प्रति इकाई ठोस कोण, यानी ठोस कोण नीचे है और उस पे हमारा क्या है? प्रदीप्ति फ्लक्स। तो प्रदीप्ति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ल्यूमेन। और इसका ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन, तो ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। इसको याद कर लीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी विशेष दिशा में, हर दिशा में नहीं, किसी विशेष दिशा में, यानी कि ऐसे ठोस कोण तो बहुत सारे हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ किसी विशेष दिशा में प्रति इकाई ठोस कोण में उत्सर्जित होने वाला प्रदीप्ति पुंज उस प्रकाश स्रोत की तीव्रता या प्रदीप्ति तीव्रता कहलाता है। हमने पढ़ा एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, लेकिन कैंडेला होता क्या है? कैंडेला प्रदीप्ति तीव्रता की एसआई इकाई है। प्रदीप्ति तीव्रता यानी प्रकाश तीव्रता यानी ज्योति तीव्रता, इसकी एसआई इकाई कैंडेला है, हम तो जानते हैं। इसके चारों ओर 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स हमने पढ़ा। 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स क्या है? 4 पाई तो स्टेरेडियन होता है, जो ठोस कोण होता है ना, ठोस कोण का मान है 4 पाई, और 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स क्योंकि ऊपर से इस ठोस कोण पे जो फ्लक्स आता है वही फ्लक्स और 4 पाई दोनों चीज मिल जाएगा, तो 4 पाई कैंडेला क्या हो गया? इसके चारों ओर 4 पाई ल्यूमेन फ्लक्स प्राप्त होता है। इसे CD से व्यक्त किया जाता है। कैंडल शक्ति क्या है? कैंडल शक्ति को हम कैंडल पावर कहते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स या प्रदीप्ति फ्लक्स यानी प्रदीप्ति पुंज को जो किरणों का समूह होता है उसे हम प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स को नापने की एक अन्य इकाई कैंडल पावर है। ठीक, प्रदीप्ति फ्लक्स को किस में नापा जाता था? ल्यूमेन में। प्रदीप्ति फ्लक्स को किस में नापा जाता था? ल्यूमेन में। इसलिए इसका एक अन्य मात्रक क्या हो गया? कैंडल शक्ति। ठीक, कैंडल शक्ति, एक कैंडल शक्ति बराबर क्या होता है? 1 ल्यूमेन पर 4 पाई, 1 ल्यूमेन पर 4 पाई, या कहें 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। ठीक, एक कैंडल शक्ति प्रदीप्ति फ्लक्स को नापने की इकाई है। 1 ल्यूमेन पर 4 पाई बराबर 1 ल्यूमेन पर स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का ही तो मात्रक है, तो स्टेरेडियन हो गया। एक कैंडल पावर बराबर 0.0201 वाट, जिसे हम मानक बल्ब कहेंगे, जिसका वाट 0.0201 वाट रहेगा वही मानक बल्ब कहलाएगा। यह मुख्यतः निम्न प्रकार की होती हैं। मानक मोमबत्ती क्या है? मानक मोमबत्ती क्या है? 0.77
कुछ था ना, उसको याद कर लीजिएगा। औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति, हम इसको पढ़ेंगे। कैंडल शक्ति जो होती है कई प्रकार की होती है। तो सबसे पहला कौन सा प्रकार है? औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। कैंडल शक्ति कई प्रकार की होती हैं। पहला, औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति। किसी क्षैतिज तल में, किसी क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर नहीं, किसी क्षैतिज तल में समस्त दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाता है। जैसे किसी सतह में, अभी तो विशेष विशेष दिशा में वो प्रदीप्ति तीव्रता था, अभी क्या हुआ कि सभी दिशा में जो औसत निकालेंगे, ये दिशा में शायद ज़्यादा निकले, ये दिशा में शायद कम प्रकाश जाए, ये दिशा में शायद कुछ और कम जाए या और ज़्यादा जाए, तो इन सभी दिशाओं का कुल औसत जो होता है औसत क्षैतिज कैंडल शक्ति कहलाती है। इसका देखिए, अब इस दिशा में जाएंगे तो यहाँ भी हमको स्टेरेडियन मिलेगा, इस दिशा में जाएंगे तो यहाँ भी हमको स्टेरेडियन मिलेगा, यहाँ जिस दिशा में जाएंगे स्टेरेडियन ही मिलेगा। अब इसको हम MHCP के नाम से जाने, एग्जाम में अगर MHCP का फुल फॉर्म पूछ ले या ये बोल दे MHCP का फॉर्मूला बताइए, तो MHCP का मतलब क्या? मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर। तो मेन हॉरिजेंटल कैंडल पावर बराबर ल्यूमेन फ्लक्स, यानी ल्यूमेन फ्लक्स यानी क्या? ये चीज़ तीव्रता, इसकी मतलब प्रकाश पुंज यानी प्रकाश फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स को ल्यूमेन फ्लक्स बटे 4 पाई, जो कि इससे गुजरेगा तो 4 पाई हो गया। अब देखिए, दूसरा क्या है? औसत गोलाकार कैंडल शक्ति। औसत गोलाकार कैंडल शक्ति किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं दिशाओं में कैंडल पावर का औसत मान ही औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। यानी क्या? औसत गोलाकार कैंडल शक्ति यानी किसी क्षैतिज तल में सभी तलों एवं, कोई क्षैतिज तल है, जैसे बहुत सारे तल हैं, क्षैतिज क्षैतिज क्षैतिज, ठीक ऐसे, तो सभी तलों एवं दिशाओं में, यानी इसका, जैसे हमारा LED है, LED का कोई निश्चित सतह थोड़ी ना है, बहुत सारा है सतह, वो गोलाकार होती है, ठीक। तो बहुत सारी सतह हो गई, बहुत सारी दिशा हो गई, उन सभी को मिलाकर औसत गोलाकार कैंडल शक्ति कहलाता है। अब MHCP, उसमें MHCP था, इसमें MHCP यानी मीन स्फेरिकल कैंडल पावर। मीन स्फेरिकल कैंडल पावर बराबर संपूर्ण फ्लक्स यानी सभी का फ्लक्स बटे 4 पाई। ऐसा सवाल आ सकता है कि संपूर्ण फ्लक्स दे दे और आपसे पूछ ले MHCP क्या होता है, तो 4 पाई का मान तो आप रख सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तीसरा है औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति। किसी प्रकाश स्रोत के केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर या नीचे सभी दिशाओं में कैंडल शक्ति के औसत मान को ही औसत अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहते हैं। जैसे कोई सतह है, जैसे, तो प्रकाश तो इस दिशा में जाएगी, इस दिशा में जाएगी, हो सकता है थोड़ा नीचे भी आ जाए। तो क्या बोल रहा है? प्रकाश स्रोत के केंद्र से, प्रकाश स्रोत मतलब प्रकाश स्रोत ये है, तो इसके केंद्र से, ठीक, इसके केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज तल के ऊपर तथा नीचे सभी दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, जिधर जिधर हो, सभी दिशाओं में। एवरी से ये क्या हुआ? अर्धगोला। आप समझने के लिए समझ सकते हो, बाकी ये कोई थ्योरी नहीं है। ऐसे आप समझो कि ये अर्धगोलाकार, अर्ध नीचे है अर्ध ऊपर है, तो जब ऊपर तल के, क्षैतिज तल के ऊपर और नीचे आधा 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 अर्धगोला, तो अर्धगोलाकार कैंडल शक्ति कहेगी। तो MHCP यानी मेन हेमिस्फेरिकल कैंडल पावर, इसका मान क्या होता है? अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बटे 4 पाई, अर्धगोले में उत्पन्न फ्लक्स बटे 4 पाई। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। अच्छा, चमक क्या है? हम चमक को समझेंगे। किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता को उसकी चमक कहेंगे। इसकी इकाई कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर या कैंडेला प्रति सेंटीमीटर होती है। नहीं समझे? देखिए, किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता,
ये प्रदीप्ति तीव्रता तो हमने समझा था कि प्रकाश तीव्रता ही प्रदीप्ति तीव्रता है, जो प्रकाश स्टेरेडियन यानी कि ठोस कोण से जो गुजरता है पूरा प्रकाश, उसे ही प्रकाश तीव्रता कहते हैं। तो उसी प्रकाश तीव्रता को इकाई क्षेत्रफल किसी प्रकाशित वस्तु की किसी सतह के प्रति इकाई क्षेत्रफल की प्रदीप्ति तीव्रता को उसकी चमक कहते हैं। इसकी इकाई कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर या कैंडेला प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। चमक बराबर 1/, क्षेत्रफल यानी कैंडेला मीटर स्क्वायर, कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। चौंध क्या होता है? चौंध को हम देखेंगे। चौंध देसी भाषा में तो आप चौंध जानते ही हैं, अब किताबी भाषा में देखते हैं। चौंध किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा उत्पन्न वह तीव्र प्रकाश, कोई प्रकाश स्रोत है उससे तीव्र प्रकाश उत्पन्न हो रहा है जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे आप चौंधी आ जाते हैं ना, तो नहीं देख पाते, अथवा देखने का प्रयास करने पर कष्ट का अनुभव होता है। जैसे दिन में आप जाते हैं, सूर्य को देखते हैं तो आंखें आपकी बंद होने लगती हैं या तो आंसू जैसे आने लगता है, तो वह चौंध कहलाता है। जैसे सूर्य को सीधा देखने पर आंखों पर चौंध लगने का अनुभव होता है। ठीक, अब हम समझते हैं मीटर कैंडल शक्ति क्या है। यदि किसी 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र पर 1 कैंडल शक्ति का प्रकाश डाला जाए तो उसके अंदर उत्पन्न प्रदीप्ति को मीटर कैंडल शक्ति कहते हैं। यानी यदि किसी 1 मीटर व्यास मतलब व्यास, मान लीजिए 1 मीटर का है, कोई गोले का व्यास होता है ना, ऐसे तो व्यास होता नहीं, कोई गोले का मान लीजिए व्यास हो गया। 1 मीटर व्यास वाले गोले के केंद्र, गोले का केंद्र ये हो गया, पर 1 कैंडल शक्ति प्रकाश डाला जाए, 1 कैंडल शक्ति प्रकाश डालेंगे मान लीजिए, तो उसके अंदर उत्पन्न प्रदीप्ति को मीटर कैंडल शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे आप जितना प्रकाश डालोगे, ये चारों तरफ ये एक 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 गोला है, गोले के अंदर फैल जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसके अंदर उत्पन्न प्रदीप्ति को मीटर कैंडल शक्ति कहेंगे। 1 मीटर है तो मीटर कैंडल शक्ति ही डाल रहे हैं तो कैंडल मीटर कैंडल शक्ति हो गया। ठीक, प्रदीप्ति दक्षता क्या है? यानी इल्यूमिनेशन एफिशिएंसी किसी वैद्युतिक प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होने वाले प्रकाश की कुल ऊर्जा तथा उसे प्रदान की गई वैद्युतिक शक्ति का अनुपात उस स्रोत की प्रदीप्ति दक्षता कहलाती है। यदि आउटपुट ल्यूमेन में व इनपुट वाट में नापी जाए तब प्रदीप्ति दक्षता का मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट होता है। प्रदीप्ति दक्षता क्या है? ल्यूमेन प्रति वाट। ये बड़े बड़े अक्षरों में आप समझ लो या छोटे अक्षरों में समझ लो, इतना प्रदीप्ति दक्षता क्या है? ल्यूमेन प्रति वाट, ल्यूमेन प्रति वाट, प्रदीप्ति दक्षता ल्यूमेन प्रति वाट। प्रदीप्ति दक्षता n, प्रदीप्ति दक्षता n बराबर आउटपुट फ्लक्स ल्यूमेन में और इनपुट विद्युत शक्ति वाट में। यानी आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट जैसे प्रकाश की बात हो रही है तो आउटपुट में तो ल्यूमेन में निकलेगा, फ्लक्स यानी जो पुंज होता है उसका मतलब ल्यूमेन होता है, और इनपुट जैसे कोई बल्ब है तो इनपुट उसमें वाट में आप देंगे तो इनपुट हो गया, आउटपुट जो निकलेगा इनपुट। ठीक, प्रदीप्ति दक्षता यही कहलाएगी। प्रदीप्ति दक्षता को प्रायः प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, इसको प्रतिशत के रूप में आप व्यक्त कर सकते हैं। ये दक्षता हो गया ना, इसको जो जैसे 75% इसकी दक्षता है, जैसे इसका मान 75 निकला, दोनों का तो 75% इसकी दक्षता है, आप ऐसा बोल सकते हो। अवशोषण गुणांक क्या है? जब प्रकाश किरणें किसी माध्यम में से होकर गुजरती हैं अथवा किसी तल से परावर्तित होती हैं तो प्रकाश की कुछ मात्रा माध्यम तल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यह प्रक्रिया प्रकाश का अवशोषण कहलाती है। उस तल माध्यम द्वारा अवशोषित प्रकाश एवं आपतित प्रकाश का अनुपात अवशोषण गुणांक कहलाता है। यानी आपतित जो किरण आ रही है और जो किरण अवशोषण हो गई, इसी का अनुपात ही अवशोषण गुणांक होगा। ठीक, अतः अवशोषण गुणांक बराबर क्या होगा? अवशोषित प्रकाश, यानी जो स्रोत को जो प्रकाश हमने अवशोषण कर लिया और जो चीज़ आ रही है पूरा
प्रकाश की किरण जो आ रही है आपतित हो रही है वो नीचे होगा, यानी ज़्यादा वाली, जिससे अवशोषण तो कम ही होगा, ठीक, और जो आ रहा है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा वाला नीचे कर दीजिएगा, कम वाला ऊपर कर दीजिएगा। परावर्तन गुणांक क्या है? रिफ्लेक्शन फैक्टर। किसी तल द्वारा परावर्तित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को, यानी उस पर आपतित, मैंने वहाँ पे उल्टा बता दिया था, यानी उस पर, यानी उस पर आ रहा है तो पर आपतित प्रकाश, ठीक, और ये क्या, परावर्तन गुणांक, परावर्तन यानी जो परावर्तित हो रही है, और ये क्या हुआ, जो आ रही है, तो आएगी इसके ऊपर, तो पर आ रही है, ठीक, कैसे आप समझ सकते हो। परावर्तन गुणांक का मान क्या है? परावर्तित प्रकाश, जो प्रकाश निकल रही है या जो आ रही है वही चीज़ का अनुपात हो गया। अब पारेषण गुणांक क्या है? ट्रांसमिशन फैक्टर, ये जो ट्रांसमिशन यानी फैलने वाला कुछ होगा, आप समझते हैं। किसी पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश के अनुपात को पारेषण गुणांक कहते हैं। मान लीजिए कोई पारदर्शी माध्यम है, कागज, गीला कागज या तेल से लपटा हुआ कागज है ना, वो पारदर्शी हो जाता है ना, तो पारदर्शी माध्यम से पारेषित प्रकाश एवं उस पर आपतित प्रकाश, यानी जो आ रहा है, मान लीजिए कागज है और फिर इसमें से जो निकल रहा है उस पर आपतित, इसमें भी उस पर, यानी आपतित प्रकाश सभी में नीचे ही रहेगा, आप इसको ज़्यादा मत सोचिएगा, आपतित प्रकाश सभी में नीचे रहेगा और जो फलस्वरूप होता है वो ऊपर रहेगा। तो पारेषण गुणांक क्या हो गया? पारेषित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसको कुछ समझाने जैसा है नहीं, इसको आप याद कर सकते हैं कि जैसे कार्य का स्थान क्या है, सूक्ष्म कार्य जैसे हैं, सूक्ष्म नक्काशी कार्य, नक्काशी का आप जानते हैं ना, सूक्ष्म निरीक्षण, सूक्ष्म मशीन कार्य, ये सब छोटे छोटे काम, सूक्ष्म कामों के लिए 250 से 500 ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर का प्रकाश चाहिए, ठीक, प्रदीप्ति चाहिए। जैसे अति परिशुद्ध कार्य जहाँ अधिक समय तक ध्यान देने की आवश्यकता हो, जैसे ड्राइंग का कार्य, जैसे कलाकारी कर रहे हैं आप, उसका उनका निरीक्षण, घड़ी इत्यादि की मरम्मत, घड़ी घड़ी की मरम्मत करेंगे, उनमें छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, ड्राइंग का कार्य है, ठीक, तो इसमें क्या है, 1000 से 2000 लक्स या लूमेन जो प्रदीप्ति है, प्रदीप्ति को लक्स में नापते हैं, तो 1000 से 2000 लक्स या प्रदीप्ति आप बोल सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी। किताबों की प्रूफ रीडिंग, ड्राइंग, ऑफिस, अधिक समय तक लगातार अध्ययन, कुशल बेंच कार्य, टाइपिंग कार्य, कंप्यूटर कार्य, इन सभी में 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर प्रदीप्ति चाहिए। जैसे क्वेश्चन आ गया, समान पढ़ाई लाइब्रेरी में कितना प्रदीप्ति चाहिए, तो आप बोलोगे 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। रहने का कमरा, रहने का कमरा में 150, पढ़ने का कमरा में 500 से 1000, और बाथरूम सीढ़ी में तो 150, यानी रहना और सीढ़ी सब एक ही है, सीढ़ी पे तो नहीं रह रहे हो ना। अस्पताल, अस्पताल सामान्य वार्ड में 150, और कार्य स्थान फर्स्ट एड आदि जहाँ रहते हैं वहाँ पे 500, और ऑपरेशन थिएटर में 500 से 1000, और ऑपरेशन टेबल में जो बड़ा सा हैलोजन टाइप का लैंप नहीं होता, कितना प्रकाश देता है, तो इसलिए 2000 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक। दुकानें में सामान्य 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, और प्रदर्शनी कक्ष में 1000 ल्यूमेन प्रति, प्रदर्शनी कक्ष यानी कि जैसे आप कहीं कपड़ा खरीदने जाते हो तो लाइट के नीचे आपको कपड़े दिखाते हैं ताकि कपड़े चमकने लगें, तो क्या 1000
ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता होगा तभी कपड़े ज़्यादा चमकते हैं और आपको अच्छे लगने लगते हैं और दुकानदार का बिक जाता है। फैक्ट्री कार्यशाला में समझते हैं, विद्युत मशीन कार्य के लिए 500 से 1000 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर चाहिए। और फैक्ट्री कार्यशाला में विद्युत मशीन कार्य के लिए 500 से 1000 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, फिटिंग जॉब वर्क के लिए 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, वेल्डिंग कार्य के लिए 150 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, टेक्सटाइल कार्य के लिए 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, स्कूल में कक्षा के लिए 250 से 500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, कार्यशाला में 500 से 1000 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर, ड्राइंग कक्ष में भी यही चीज़, और होटल तथा भोजनालय में 500 से 1500 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। अच्छा, होटल और भोजनालय अपना चमचमा के रखते हैं ताकि ग्राहक को अच्छा लगे। आगे चलते हैं। लूमेन एवं दक्षता की गणना। लूमेन प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति दक्षता इत्यादि का वर्णन ऊपर वर्णित शीर्षकों में किया गया है। अतः किसी प्रकाशीय परिपथ प्रदीप्ति लैंप के लूमेन एवं दक्षता की गणना को निम्न उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। एक प्रदीप्ति लैंप 220 वोल्ट आपूर्ति पर, कोई प्रदीप्ति लैंप है वो 220 वोल्ट, यानी ये क्या है, इनपुट। प्रदीप 220 वोल्ट आपूर्ति पर 0.15 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है एवं 200 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न करता है। तो इस लैंप की औसत गोलीय कैंडल शक्ति एवं दक्षता ज्ञात कीजिए। औसत गोलीय कैंडल शक्ति, औसत गोलीय कैंडल शक्ति क्या होता है, संपूर्ण फ्लक्स बटे 4 पाई। तो संपूर्ण उत्पन्न फ्लक्स क्या हुआ, 4 पाई इंटू, जैसे संपूर्ण फ्लक्स कैसे आप निकालेंगे, कोई एक फ्लक्स यानी पुंज, समूह कैसे निकलता है, 4 पाई से ही तो निकलता है। तो 4 पाई इंटू संपूर्ण निकालेंगे तो MSCP। अब ये क्या पूछा है, गोली, तो गोली में क्या होता है, ऊपर नीचे सभी जगह ना, गोला, जैसे बल्ब लैंप है तो लैंप में सभी जगह जो भी ऐसे ऐसे निकलेगा वो सब हो जाएगा। तो 4.2 MSCP औसत गोली कैंडल शक्ति, MSCP हम उसे कहते हैं। अब देखिए वो क्या बोल रहा था, धारा ले रहा था 0.15 एम्पियर की और 200 ल्यूमेन फ्लक्स उत्पन्न कर रहा था। तो जो संपूर्ण फ्लक्स होगा 200 हो गया, 200 ल्यूमेन उत्पन्न कर रहा था तो, और बटे 4 पाई तो कितना आया 15.92। तो लैंप की दक्षता अगर हम निकालेंगे तो लैंप द्वारा उत्पन्न ल्यूमेन, और ये उत्पन्न लूमेन हमारा क्या आया, यही तो आया है, और बटे लैंप की शक्ति, तभी तो दक्षता निकलेगी। लैंप की दक्षता वाला आप पढ़ेंगे ना तो उधर लिखा है, तो क्या आया 200 बटे 200, लैंप की शक्ति VI होती है, वोल्ट हमारा 220 था और एम्पियर 0.15 था। तो 200 बटे 220 इंटू 0.15 आप गुणा उड़ा करोगे तो इतना आएगा। ठीक, दूसरा उदाहरण समझते हैं। दूसरा उदाहरण बोलता है कि एक 100 वाट का 230 वोल्ट गैस फील्ड बल्ब की कैंडल पावर 90 है। कैंडल पावर दे दिया, बल्ब की दक्षता लूमेन प्रति वाट में कितनी होगी। बल्ब की दक्षता निकालने के लिए सूत्र क्या है, बल्ब की दक्षता कुल प्रदीप्ति फ्लक्स बटे 4 पाई। बल्ब गोलाकार होता है तो गोलाकार वाला सूत्र लेंगे, मैंने पहले इसीलिए बताया, जैसे आपका LED होता है गोलाकार होता है, तो ये गोलाकार जब भी बोले तो आप वही गोलाकार वाला, बल्ब बोले तो आप गोलाकार वाला, बल्ब की दक्षता बोले तो गोलाकार वाला सूत्र लगाइएगा। तो बल्ब की दक्षता बराबर बल्ब की MSCP यानी कुल प्रदीप्ति फ्लक्स बटे 4 पाई, कुल प्रदीप्ति फ्लक्स बटे 4 पाई।
तो बल्ब की MSCP तो पहले इसने दे रखी है, कितनी दी है कि बल्ब की MSCP यानी कैंडल पावर, CP क्या कैंडल पावर, CP क्या कैंडल पावर, बल्ब क्या MS, बल्ब क्या MS, तो CP दिया है 90, तो हम MSCP की जगह 90 रखेंगे और कुल प्रदीप्ति फ्लक्स बटे 4 पाई, तो 90 इंटू 4 पाई ये कुल प्रदीप्ति फ्लक्स हो जाएगा। और बल्ब की दक्षता कुल प्रदीप्ति फ्लक्स बटे कैंडल पावर, कुल प्रदीप्ति फ्लक्स हमारा 90 इंटू 4 पाई आया था और कैंडल पावर क्या थी 100 वाट, तो 100 वाट 300, ये आप गुणा करोगे 9 चौको 36, 360 पाई बटे 100 बराबर 3.6 पाई बराबर 11.31 ल्यूमेन प्रति वाट आएगा आपका। ठीक है, उदाहरण 3 से समझेंगे कि एक 40 इंटू 20 मीटर स्क्वायर वाला कमरा है, यानी सतह का क्षेत्रफल दे दिया, 10 बल्बों से प्रदीप्त किया जाता है, प्रत्येक बल्ब की कैंडल पावर 340 है। यदि अवपात गुणांक क्या अवपात गुणांक 1.3 व उपयोगिता गुणांक 0.45 हो तो फर्श पर उत्पन्न औसत प्रदीप्त कितना होगा। वैसे क्वेश्चन आएंगे तो नहीं, क्योंकि आपको LP, लेकिन सारे ज्ञान को नज़र में रखते हुए ये इम्पोर्टेंट है। ज्ञात है क्या कमरे का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई इंटू चौड़ाई, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 40 इंटू 20 मीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ 800 आ गया, 4 दूनी 8। प्रत्येक बल्ब की MSCP क्या थी 340 थी, प्रत्येक बल्ब की कैंडल पावर यानी कैंडल पावर 340 है, प्रत्येक बल्ब की कुल प्रदीप्ति आप ज्ञात करेंगे, तो प्रदीप्ति यानी कि फ्लक्स कुल बल्ब की प्रदीप्ति ज्ञात करेंगे, तो आपको जो निकलता है प्रकाश इसमें से, तो क्या होता है वो, ये क्या है, ये पाई 4 पाई, इसे स्टेरेडियन बोलते हैं, तो इससे आपको गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा किया 340 इंटू 12.56 आया, ये कुल मिला के इतना आया, ये आपका आया 0.4 हटा देंगे तो लूमेन इतना आया। अब सभी बल्बों द्वारा दी गई कुल प्रदीप्ति 10 बल्ब थे, एक बल्ब की प्रदीप्ति इतनी आई, सभी बल्ब की प्रदीप्ति जोड़ेंगे तो आप इतना हो जाएगा। अब उपयोग की गई कुल प्रदीप्ति बोल रहा है अवपात गुणांक यानी उपयोग की गई, ठीक आप पीछे पढ़ेंगे तो है, यदि अवपात गुणांक 1.3 व उपयोगिता गुणांक कितना है, तो अवपात गुणांक कितना था और क्या उपयोगिता गुणांक, उपयोगिता ऊपर और अवपात नीचे, उपयोग की कुल प्रदीप्ति आपका इतना निकल आएगा। अब पूछा था फर्श पर औसत प्रदीप्ति पूछा था, तो जो ये कुल निकला है उसका बटे 800 कर देंगे आप, जो कि क्षेत्रफल दिया है, तो ये कुल प्रदीप्ति बटे क्षेत्रफल बराबर इतना आएगा आपका औसत प्रदीप्ति। आइए प्रदीप्ति कारक को समझते हैं। प्रदीप्ति का कारक होता क्या है, प्रदीप्ति यानी चमक जो उत्सर्जित होती है थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में देने पर सतह से, वही प्रदीप्ति है। किसी प्रकाशित तल की प्रदीप्ति यानी जगमगाहट यानी चमक निम्न 3 कारकों पर निर्भर करती है। पहला स्थान ऊंचाई अनुपात, दूसरा उपयोगिता गुणांक, तीसरा अवपात गुणांक। तभी अब आपके समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि उपयोगिता गुणांक और अवपात गुणांक अभी हमने पढ़ा नहीं था, तो ये चीज़ स्थान ऊंचाई अनुपात तो आप समझ सकते हैं, लेकिन ये दोनों चीज़ अभी हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला जानते हैं स्थान ऊंचाई अनुपात क्या होता है। स्पेस यानी स्थान, हाइट यानी ऊंचाई, रेशियो यानी अनुपात। किन्हीं भी दो समीपवर्ती प्रकाश स्रोतों के बीच की क्षैतिज दूरी व प्रकाश स्रोतों की वर्किंग प्लेन से ऊंचाई का अनुपात स्थान ऊंचाई अनुपात कहलाता है। क्या चीज़, किन्हीं भी दो समीपवर्ती प्रकाश स्रोत के बीच की क्षैतिज दूरी, मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है, इनके बीच की क्षैतिज दूरी
व प्रकाश स्रोतों की वर्किंग प्लेन से ऊंचाई का अनुपात, यानी मान लीजिए प्रकाश है, वर्किंग प्लेन कहाँ है, मान लीजिए यहाँ से, तो इसकी ऊंचाई जो है उसका अनुपात, इसकी ऊंचाई प्लस इसकी ऊंचाई, इसका अनुपात स्थान ऊंचाई अनुपात कहलाता है। किसी स्थान यानी कक्ष आदि पर प्रकाश व्यवस्था की स्थापना के समय स्थान ऊंचाई अनुपात पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। यह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। आप अगर स्थान ऊंचाई अनुपात करने ध्यान नहीं देंगे तो मान लीजिए आपका रूम बड़ा है और आपने प्रकाश पता नहीं कहाँ लगा दिया, नीचे प्रकाश ही नहीं आ रहा है, छत छत में प्रकाश दिखाई दे रहा है। निम्न कारणों पर करेगा तो पहला कारण है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत यानी बल्ब, ट्यूबलाइट आदि जो भी है प्रकाश स्रोत को तल से उपयुक्त ऊंचाई पर ही स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से तल पर पहुंचने वाले प्रकाश की तीव्रता घट जाती है। अधिक ऊंचाई पे लगा देंगे तो छत पे ही प्रकाश रहेगा, फर्श पे आएगा ही नहीं प्रकाश। जैसे आप अब घर में तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन बड़े बड़े बिल्डिंग में जैसे बड़ी बड़ी हैं ऊपर लगा देंगे और नीचे प्रकाश ही नहीं आएगा। तो प्रकाश स्रोत पर निर्भर करेगा उसकी ऊंचाई और प्रकाश स्रोतों की संख्या पर। जैसे बड़ा सा रूम है और एक बल्ब लगा दिए, किसी कोने में प्रकाश है और किसी कोने में है ही नहीं, तो प्रकाशित होने वाले तल के क्षेत्रफल के अनुरूप ही होना चाहिए। अतः बड़े कमरों में अधिक संख्या बल्ब, ट्यूबलाइट आदि स्थापित करने चाहिए। अब हम समझते हैं उपयोगिता गुणांक। इसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। उपयोगिता गुणांक क्या है? किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात। जैसे किसी कक्ष की प्रकाश व्यवस्था में उपयोग किए गए प्रकाश तथा लैंप द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश का अनुपात। जैसे हमने उपयोग जो किया, ठीक, जो यूज किया और जो हमारा बल्ब दिया, ठीक, उसके अनुपात को ही हम उपयोगिता गुणांक कहते हैं। उपयोगिता गुणांक बराबर उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स। प्रदीप्ति फ्लक्स तो आप जानते हैं, प्रदीप्ति पुंज यानी किरणों के समूह को प्रदीप्ति फ्लक्स कहते हैं। उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स बटे उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स। यानी कि जैसे बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसका प्रकाश यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन हमारा काम सिर्फ एक स्पेसिफिक जगह पर ही हो रहा है, यानी बाकी का तो प्रकाश व्यर्थ चला गया और यहाँ का उपयोग किया गया। तो उपयोग किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स बटे उत्पन्न किया गया प्रदीप्ति फ्लक्स ही उपयोगिता गुणांक कहलाता है। अब समझ में आया होगा आपको। चलिए अब दूसरा देखते हैं, अवपात गुणांक। अवपात गुणांक थोड़ा बड़ा है, इसको देखते हैं। बल्ब, ट्यूबलाइट आदि प्रकाश स्रोत के गंदे हो जाने पर तथा छतों दीवारों पर धूल चढ़ जाने के कारण किसी प्रकाश स्रोत द्वारा उत्पन्न प्रदीप्ति तथा उपलब्ध प्रदीप्ति की मात्रा में अंतर पैदा हो जाता है। यानी कि देखिए, कोई बल्ब है, कोई प्रकाश स्रोत है या कोई छत दीवार धूल चढ़ गई, मान लीजिए बहुत तेज प्रकाश है, लेकिन आपका जो कमरा है एकदम मटमैला कलर का है, तो उसमें प्रकाश कहाँ से दिखाई देगा? सारा प्रकाश तो उसमें ऑब्जर्व हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा अंधेरे कमरे में, गंदे कमरे में। और वाइट कलर का अगर कमरा रहा तो प्रकाश तो चकाचौंध हो जाएगा। जैसे कोई मान लीजिए बल्ब ही गंदा हो गया, तो इस बल्ब की जो ओरिजिनलिटी पावर थी, लेकिन अभी जो मिल रही है, इसी के अनुपात को हम क्या कहेंगे? अवपात गुणांक कहेंगे। इसमें मात्रा में अंतर हो जाएगा ना। पूर्णतः साफ होने की स्थिति में प्रदीप्ति एवं सामान्य अवस्था में प्रदीप्ति के अनुपात को अवपात गुणांक कहते हैं। अवपात गुणांक बराबर सभी वस्तुएं साफ होने पर प्रदीप्ति, सभी वस्तुएं साफ होने पर, यानी रूम भी साफ रहे, बल्ब भी साफ रहे, तब की प्रदीप्ति बटे वास्तविक अवस्था में प्रदीप्ति। थोड़ा यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, देखिए, ये मान लीजिए आपका आपतित प्रकाश ही है एक तरह का, ठीक, जो निकल रहा है, और ये वास्तविक अवस्था में जो प्राप्त हो रहा है। वहाँ वाले में क्या था? वो गुणांक कौन सा था? उपयोगिता गुणांक। तो उपयोग किया जाने वाला ऊपर था और जो कुल निकल रहा था वो नीचे था, और इसमें जो वास्तविक है वो नीचे है और जो वो पूरा साफ पे निकल रहा है वो ऊपर है।
अवपात गुणांक का मान प्रायः 1.2 से 1.4 के बीच होता है। अवपात गुणांक का मान प्रायः 1.2 से 1.4 के बीच होता है। विज्ञान में पूछ ले जाए कि अवपात गुणांक का मान क्या होता है, 1.5 से 1.7 होता है? नहीं, 1.2 से 1.4 होता है। इस प्रकार किसी प्रकाशित तल के लिए कुल आवश्यक लुमेन बराबर प्रकाशित क्षेत्रफल गुणे प्रदीप्ति गुणे अवपात गुणांक बटे उपयोगिता गुणांक। अब आपसे कुल आवश्यक लुमेन पूछे, लुमेन क्या, लुमेन किसकी मात्रा है, फ्लक्स की ना, लुमेन किसकी मात्रा है, फ्लक्स की है, किसी और की है? कमेंट करके बताइएगा, बिना वीडियो स्किप किए, बिना पीछे किए कमेंट करिए और बताइए लुमेन किसकी मात्रा है। कुल आवश्यक लुमेन अब पूछ ले तो प्रकाशित क्षेत्रफल इंटू प्रदीप्ति, जो प्रदीप्ति दिया रहे वो प्रदीप्ति, क्या प्रदीप्ति बोले तो नहीं, प्रदीप्ति यानी जो प्रकाश आ रहा है और इससे कम आवृत्ति में उत्सर्जित हो रहा है, यही प्रदीप्ति है। और प्रदीप्ति इंटू अवपात गुणांक, अवपात गुणांक क्या है, अवपात गुणांक जब वस्तु साफ होती है उस स्थिति में प्रदीप्ति, और बटे जब वस्तु वास्तविक रहती है यानी धुंधली पुंधली कुछ भी हो उसका अनुपात अवपात गुणांक है। बटे उपयोगिता गुणांक क्या है, जो हमने उपयोग किया वो प्रकाश ऊपर और जो कुल आ रहा है प्रकाश वो नीचे, यही उपयोगिता गुणांक है, इसको यहाँ नीचे। ठीक, प्रदीप्ति के नियम हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।